लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। कार्मिक प्रशासन की बात कर रहे हैं और आज कार्मिक प्रशासन का एक चैप्टर है जिसका नाम है पदोन्नति। पदोन्नति वास्तव में प्रमोशन का हिंदी रूपांतरण है और किसी भी कार्मिक के लिए मोटिवेशन का ये आधार भी बनता है। अगर किसी भी संगठन के अंतर्गत कोई कार्मिक कार्य करने के लिए आता है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको निचले स्तर के पद पर नियुक्त होने के पश्चात अगर इस बात की संभावना दिखती है कि इस निश्चित कार्यकाल के समय पर उसका एक उच्च पद पर प्रमोशन हो जाएगा तो वह कार्य में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वहन करता है। तो इसमें हम लोगों को इसी बात को देखना है कि कार्मिक में पदोन्नति का महत्व क्या होता है और पदोन्नति होने से संगठन के ऊपर, कार्य प्रणाली के ऊपर और संपूर्ण ढांचे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोगों को इस बात का देखना है कि आखिर पदोन्नति का सामान्य अर्थ क्या होता है। क्या पदोन्नति केवल वेतन में वृद्धि को ही कहते हैं या पदोन्नति के अन्य बेसिक और भी कंपाउंड एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम लोगों को यह बात भी देखना है कि पदोन्नति के संदर्भ में कौन कौन से आयाम हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यह पदोन्नति होगा। पदोन्नति के कौन से प्रकार हैं और पदोन्नति का कौन सा सिद्धांत है। भारत के संदर्भ में पदोन्नति के विषय में कौन से अवधारणा है, इस बात का हमको अध्ययन करना है आज के अपनी इस क्लास में। इसलिए आइए हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी आपने इस बात का अध्ययन कर लिया है कि पद वर्गीकरण क्या है, भर्ती क्या है, प्रशिक्षण क्या है। कार्मिक प्रशासन में कार्मिक या मानव संसाधनों की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक होती है क्योंकि उच्चस्थ और अधीनस्थ कार्मिकों के समायोजन और समन्वय पर ही संगठन की सफलता आधारित होती है। तो पदोन्नति एक प्रकार से संगठन का आधारभूत तत्व भी बन जाता है और प्रेरणा का कारक भी। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम लोग अपने इस क्लास में बात करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पदोन्नति क्या है। पदोन्नति आके अगर बात करते हैं तो पदोन्नति मूलतः क्या है, यह प्रमोशन का हिंदी रूपांतरण है। यह प्रमोशन का हिंदी रूपांतरण है जिसका सामान्य अर्थ होता है निम्न पद से उच्च पद। निम्न पद से उच्च पद को प्राप्त करना, उच्च पद को प्राप्त करना या निम्न पद से उच्च पद के तरफ आगे बढ़ना या निम्न पद से उच्च पद का विकास हो जाना। अनेकानेक नामों से इसको हम लोग संबोधित करते हैं। अगर बात की जाए कि वास्तव में पदोन्नति के आयाम और उसके विविध स्वरूप के विषय में, तो सबसे पहले पदोन्नति के विषय में एक महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया जिसके द्वारा उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है और वह है ब्रिटेन में गठित किया गया ब्रिटेन का फुलटन आयोग। ब्रिटेन के फुलटन आयोग के द्वारा इस पर बात की गई और फुलटन आयोग ने इस बात को डिफाइन करने का प्रयास किया कि सेवाओं में, लोक सेवाओं में पुरुष और स्त्री अपने पूर्ण क्षमता के विकास की प्रक्रिया का अभिन्न और अनिवार्य अंग है। लोक सेवा में पुरुष एवं स्त्री के पूर्ण क्षमता का विकास
विकास का मूलाधार है। विकास क्षमता के विकास का मूलाधार है। विकास का मूलाधार होता है सही समय पर सही पदोन्नति। सही समय पर सही पदोन्नति, यह इसका मूलाधार होता है। इसलिए सही समय पर सही पदोन्नति के द्वारा फुलटन आयोग के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि यह सही समय पर सही पदोन्नति हो जाती है तो चाहे वह कार्मिक पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी क्षमताओं में विस्तार हम लोग देखते हैं। परंतु यदि सही समय पर सही पदोन्नति नहीं होती है तो कार्मिक के मन में निराशा का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में वह भली भांति अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता। इसलिए लोक सेवा में फुलटन आयोग के द्वारा सही समय पर सही पदोन्नति के महत्व के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया। इसी संदर्भ में अगर पदोन्नति के परिभाषा पर हम प्रकाश डालते हैं एल.डी. व्हाइट के डेफिनेशन का, एल.डी. व्हाइट के द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया और एल.डी. व्हाइट ने कहा है कि मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति, मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति जिसमें कार्मिक का पद परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कार्मिक का पद परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कार्मिक का पद परिवर्तित हो जाता है, पद परिवर्तित हो जाता है तथा वेतन में वृद्धि हो जाती है एवं उसके उत्तरदायित्व में भी बढ़ोतरी होती है, उसे हम पदोन्नति कहते हैं। तो यहाँ पर एल.डी. व्हाइट के द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मौजूदा पद से उच्च श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति जिसमें कार्मिक पद परिवर्तित हो जाता है, अगर निम्न पद है तो उच्च पद हो जाएगा, अगर निम्न वेतनमान है तो उच्च वेतनमान हो जाएगा, अगर सरल उत्तरदायित्व है या कम महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है तो उत्तरदायित्व में भी बढ़ोतरी हो जाती है। एल.डी. व्हाइट के द्वारा पदोन्नति के इस परिभाषा को बतलाने का प्रयास किया गया। सामान्य रूप में इस बात से कई बातें अपने आप समझ में आती हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पदोन्नति के लिए कुछ आधारभूत तत्व होते हैं और उन तत्वों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि यह पदोन्नति है। अगर बात की जाए कि पदोन्नति यदि किसी भी कार्मिक की होती है तो उसमें किन किन बातों का परिवर्तन होता है जिससे हम इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ पदोन्नति हो गई है। तो उसमें सबसे पहला है पद में परिवर्तन होना। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पद में परिवर्तन।
दूसरा है पदवी में परिवर्तन। यदि पद में परिवर्तन हो गया, पदवी में परिवर्तन हो गया और वेतन में परिवर्तन हो गया, आप पद, पदवी और वेतन में अगर परिवर्तन हो जा रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये पदोन्नति है। इसके साथ साथ कहा गया कि अगर कार्यभार में परिवर्तन हो जाता है, यदि कार्यभार में परिवर्तन हो जाता है तो भी यह पदोन्नति माना जाएगा। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि यदि उत्तरदायित्व में परिवर्तन होता है तो इसको हम कहते हैं कि यह एक प्रकार का क्या हो गया, पदोन्नति। यहाँ पर आपको समझ लेना है कि पदोन्नति के लिए परिवर्तन होना आवश्यक है। केवल वेतन में ही परिवर्तन पदोन्नति नहीं कहलाएगा। इसके लिए इतनी बातों का होना आवश्यक है। जैसा आप समझ रहे हैं, एकदम सही समझ रहे हैं। पद में परिवर्तन, पदवी में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कार्यभार में भी परिवर्तन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तरदायित्व में अगर परिवर्तन हो गया तब यह पदोन्नति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस बात को आपने समझा कि आखिर पदोन्नति क्या है। सही समय पर सही पदोन्नति, पुरुष हो या स्त्री, कार्मिक कोई भी हो, लेकिन उसकी क्षमता के विकास का यह आधार माना जाता है। एल.डी. व्हाइट के द्वारा इस बात को कहा गया कि मौजूदा पद से उच्च श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति को, जिसमें कार्मिक के पद का परिवर्तन हो जाता है, वेतन में वृद्धि हो जाती है और उत्तरदायित्व में भी बढ़ोतरी हो जाती है, उसी को हम पदोन्नति के नाम से जानते हैं। जिसमें पद का परिवर्तन, पदवी का परिवर्तन, वेतनमान का परिवर्तन, कार्यभार का परिवर्तन और उत्तरदायित्व का परिवर्तन आता है। देखिए, अब हम लोगों को समझना है यहाँ पर कि आखिर पदोन्नति के कौन से प्रकार होते हैं। पदोन्नति का आपको यहाँ पर देखना है कि इसका प्रकार कौन कौन सा होता है। अगर इसके प्रकार की बात किया जाए तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपके वेतन में सबसे पहले इसमें आता है श्रेणी में परिवर्तन, वर्ग में परिवर्तन। सबसे पहले इसमें आएगा श्रेणी परिवर्तन। सबसे पहले श्रेणी परिवर्तन अर्थात निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर जाना क्या कहलाता है, श्रेणी परिवर्तन। दूसरा है, इसमें कहते हैं उसको वर्ग परिवर्तन। वर्ग परिवर्तन का अर्थ है कि निम्न वर्ग से यदि उच्च वर्ग में परिवर्तन हो गया तो उसको कहते हैं कि यह वर्ग का परिवर्तन कहलाएगा। और तीसरा है, इसको कहते हैं सेवा परिवर्तन। तीसरे का नाम है सेवा परिवर्तन। सेवा परिवर्तन में भी निम्न सेवा से उच्च सेवा की तरफ जाना। यहाँ पर बात आपको समझना है कि आखिर निम्न सेवा से उच्च सेवा क्या होता है। आपको यहाँ पर यह बात भी समझना है कि निम्न वर्ग से उच्च वर्ग क्या कहलाता है। आपको यहाँ पर यह बात भी समझना है कि निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी क्या कहलाता है। सबसे पहले अगर निम्न श्रेणी की बात किया जाए
तो आता है इसमें कनिष्ठ, कनिष्ठ टाइपिस्ट है, उच्च टाइपिस्ट। अगर कनिष्ठ टाइपिस्ट है और वह उच्च टाइपिस्ट बन जाता है, उच्च टाइपिस्ट बन जाता है, तो इसको कहते हैं कि यह श्रेणी का केवल परिवर्तन हुआ है, यह भी पदोन्नति के अंतर्गत आएगा। अब सवाल है कि वर्ग परिवर्तन क्या होगा। वर्ग परिवर्तन का अर्थ है कि यदि वह लिपिक वर्ग से, यदि वह लिपिक वर्ग से कार्यकारी वर्ग में आ गया, यदि वह लिपिक वर्ग से कार्यकारी वर्ग में आ गया, तो इसको कहते हैं पदोन्नति। सेवा के संदर्भ में उदाहरण आप दे सकते हैं कि अगर यह राज्य सेवा से, अगर कोई भी कार्मिक जो संगठन में कार्यरत है, यदि वह राज्य सेवा से प्रशासनिक सेवा या आईएएस सेवा की तरफ से प्रशासनिक सेवा में यदि वह आईएएस प्रमोट हो जाता है, तो उसको भी पदोन्नति कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, आपने इस बात को समझा कि पदोन्नति का कौन कौन सा प्रकार होता है। इसमें पहला आप देखा आपने श्रेणी परिवर्तन, जिसमें निम्न टाइपिस्ट से उच्च टाइपिस्ट। दूसरा आपने देखा वर्ग श्रेणी, और वर्ग श्रेणी के परिवर्तन में आपने इस बात का को समझा कि यदि कोई कार्मिक निम्न वर्ग में है और दूसरे वर्ग में चला जाता है, उदाहरण के रूप में अगर लिपिक वर्ग में है और कार्यकारी वर्ग में चला जाता है, तो उसको परिवर्तन वर्ग का कहते हैं। अगला आपने इस बात को पढ़ा सेवा परिवर्तन। सेवा परिवर्तन का आशय होता है कि अगर निम्न सेवा से उच्च सेवा या राज्य सेवा से केंद्र सेवा में आप चले जाते हैं, अखिल भारतीय स्तर की सेवा में चले जाते हैं, उदाहरण के रूप में अगर पीसीएस से आईएएस बन जाते हैं या राज्य सेवा से आईएएस अधिकारी में प्रमोशन हो जाता है, तो इसको कहा जाता है कि यह पदोन्नति का मॉडल कैसा होगा। यह पदोन्नति का मॉडल है, और पदोन्नति के ये 3 प्रकार हैं जिसका आपने अध्ययन यहाँ पर किया। अब इस अध्ययन के पश्चात आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, और इस पर आधारित सवाल भी आपको पूछा जाता है कि आखिर पदोन्नति अगर है, और पदोन्नति का आशय यहाँ पर यह है कि निम्न पद से उच्च पद की तरफ बढ़ना, तो स्वाभाविक बात ये होगी कि आखिर उस निम्न पद से उच्च पद की तरफ बढ़ने में हम किन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं, और जिन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं उसका आधार क्या होगा, और उसके महत्वपूर्ण कौन से आयाम होंगे, इस बात को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। इसी बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि आखिर पदोन्नति का कौन कौन सा सिद्धांत होता है। वैसे तो आपने इस बात को पढ़ा होगा कि अब यहाँ पर यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो जाती है, क्योंकि किसी भी संगठन में पाया जाता है अधीनस्थ कार्मिक भी और उच्चस्थ कार्मिक भी। अगर अधीनस्थ और उच्चस्थ दोनों ही कार्मिक हैं और समान पद वाले अनेक कार्मिक हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि किस कार्मिक को प्रमोट किया जाए और किसको प्रमोट न किया जाए। इसका एक निश्चित सिद्धांत का होना आवश्यक हो जाता है। अदरवाइज संगठन में पदोन्नति को लेकर संघर्ष की भी संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक है कि पदोन्नति के विषय में एक पारदर्शी मॉडल को अपनाया जाए
और पारदर्शी मॉडल को अपनाने पर ही संगठन सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। इसी विषय पर आधारित है हम लोगों का अगली बात, और आपको यहाँ पर इस बात को समझना है कि पदोन्नति के विषय में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। लोक सेवा के अंतर्गत 3 पदों की बात की जाती है। सबसे पहला जो पदोन्नति का सिद्धांत है, उसमें पदोन्नति के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आता है जिसको कहते हैं वरिष्ठता का सिद्धांत। पहला आता है वरिष्ठता का सिद्धांत। वरिष्ठता के सिद्धांत का आशय है सेवा काल के अनुभव के आधार पर वरिष्ठता का सिद्धांत यह इस बात पर आधारित है किसी भी कार्मिक के सेवा काल के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देना। यह वरिष्ठता का सिद्धांत इसी बात पर आधारित है कि यदि किसी कार्मिक ने संगठन में ज़्यादा अधिक काम किया है, अधिक समय तक काम किया है, तो अनुभव को प्राथमिकता देकर सबसे पहले ज़्यादा वरिष्ठ को पदोन्नति दी जाए। यह इस पदोन्नति का एक परंपरागत मॉडल है और पदोन्नति के इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह समानता पर आधारित है और दूसरा यह पारदर्शी होता है। इस प्रकार के पदोन्नति को लेकर विवाद की संभावनाएं अत्यंत न्यूनतम रहती हैं। इसलिए इसमें कहा गया कि वरिष्ठता का सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति। यह सिद्धांत पदोन्नति का वह सिद्धांत है जिसमें सेवा काल के अनुभव को आधार बनाते हैं और सेवा काल के अनुभव का आशय है कि कार्मिक ने किसी भी संगठन में कितने समय तक सेवा दिया, इसका मूल्यांकन करके उसे पदोन्नति देना। इस प्रकार के सिद्धांत का यहाँ पर लाभ है कि यह समानता पर आधारित है। दूसरा यह समानता पर आधारित है और यह पारदर्शी भी होता है और यह अनुभव को अधिक महत्व प्रदान करता है। अनुभव को अधिक महत्व प्रदान करने के परिणाम स्वरूप इसमें पदोन्नति को लेकर विवाद की संभावना नहीं रहती है। इसमें सामान्यतः उच्चाधिकारी कोई वरिष्ठ ही बना रहता है। इसलिए पदोन्नति का यह मॉडल और उपयुक्त मॉडल परंपरागत रूप में माना गया और कहा गया कि पदोन्नति के इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वस्वीकार्यता पाई जाती है, चाहे अधीनस्थ कार्मिक हो और उच्चस्थ कार्मिक हो। इसका एक अन्य लाभ होता है कि इसमें प्रोत्साहन एवं अभिप्रेरण का इसमें सिद्धांत भी बना रहता है। यह सिद्धांत इसलिए बना रहता है तब कोई भी कार्मिक निम्न पद पर और कम वेतनमान पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको यह बात मालूम रहता है कि कम वेतनमान पर आज भले ही काम कर रहा है लेकिन भविष्य में प्रमोट होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए पदोन्नति का यह मॉडल एक प्रकार से परंपरावादी मॉडल है, लेकिन संसार के अनेक देशों में इसी मॉडल को आज भी स्वीकार किया जाता है। तो आपको यहाँ पर
एक बात सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि पदोन्नति के विषय में मूलतः किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो पदोन्नति के विषय में तीन मुख्य सिद्धांत हैं। एक को माना जाता है वरिष्ठता आधारित सिद्धांत, दूसरे को कहते हैं योग्यता आधारित सिद्धांत और तीसरे को कहा जाता है कि वरिष्ठता योग्यता दोनों के मिश्रण से सिद्धांत। अर्थात ऐसे भी देश हैं जहां पर पदोन्नति के सिद्धांत में दोनों ही अवधारणाओं को एक साथ अपनाया गया है। उसमें वरिष्ठता भी आता है और योग्यता भी आता है। लेकिन देखिए, ये तो आपने लाभ की बात की। अब लाभ के अलावा भी आपको समझना है कि आखिर इसका दोष क्या है। अगर इस प्रकार के पदोन्नति होते हैं तो इसका दोष क्या है। पहला है कि यह पूर्णतया परंपरावादी है और यह कार्मिक को संगठन में लापरवाह एवं आलसी बना देता है। यह उत्तरदायित्व के निर्माण में भी अच्छे काम को करने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कोई भी कार्मिक हो उसको यह बात मालूम रहता है कि वह कम काम करे या अधिक काम करे, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे या कम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, वह ऐसा काम करे जिससे संगठन के वृद्धि हो या ऐसा काम करे जिससे संगठन के प्रमोशन की संभावनाएं कम हो, लेकिन उसका अल्टीमेटली पदोन्नति अवश्य ही हो जाएगा। तो वह पूरी अपनी सर्वस्व भूमिका का निर्वहन नहीं करता है, इसलिए इसमें यह दोष पाया जाता है। दूसरा दोष इसमें यह होता है कि पदोन्नति का यह मॉडल योग्यता को नकार देता है। यह योग्यता को अस्वीकार कर देता है और यह केवल अस्वीकार करता है और यह केवल और केवल सेवा काल के अनुभव को ही प्राथमिकता देता है। लेकिन व्यावहारिक रूप में देखा गया है कि सेवा काल के अनुभव के बावजूद भी अनेक प्रकार के कार्मिक उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, परंतु वे भी उच्च पद को हासिल कर लेते हैं। इसलिए यह सिद्धांत तर्कपूर्ण सिद्धांत के कैटेगरी में नहीं आता है। इसको परंपरावादी दृष्टिकोण से भी इसकी आलोचनाएं की जाती हैं और यह कहा गया है कि जब किसी भी कार्मिक को इस बात का ज्ञान होगा कि उसका उच्च पद पर पदोन्नति अवश्य हो जाएगी, तब वह भला कार्य क्यों करेगा। इसको कहा गया वरिष्ठता आधारित सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के साथ पदोन्नति का एक अन्य सिद्धांत है जिसको कहते हैं योग्यता आधारित पदोन्नति का सिद्धांत। देखिए, योग्यता आधारित पदोन्नति के सिद्धांत वरिष्ठता आधारित सिद्धांत से पूर्णतया अलग है और वरिष्ठता आधारित सिद्धांत जहाँ सेवा काल के अनुभव को प्राथमिकता देता है, वहीं पर योग्यता आधारित सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। योग्यता के आधार पर पदोन्नति का आशय है कि इसमें सेवा काल के अनुभव नहीं बल्कि कार्मिक के द्वारा उसके भूमिका और उत्तरदायित्व एवं उसके कार्य क्षमता को
उत्तरदायित्व एवं उसकी कार्य क्षमता को इसमें आधार बनाया जाता है और उसके उत्तरदायित्व और कार्य क्षमता को आधार बना करके इसमें पदोन्नति दी जाती है। इसमें कार्य की क्षमता को आधार बनाया जाता है और कार्य क्षमता को आधार बनाकर इसमें पदोन्नति को प्रदान कर दिया जाता है। तो कहा गया कि इस प्रकार के पदोन्नति को करने के लिए सामान्य रूप में अनेक प्रकार से व्यक्ति के प्रतिभा और योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करना, विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करना, विभागीय परीक्षा का आयोजन करना। दूसरा, इसका आधार बनता है इंटरव्यू या साक्षात्कार। इसके अलावा भी इसमें आधार बनाते हैं योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए विभागाध्यक्ष का मूल्यांकन प्रणाली। और इसके साथ साथ इसमें इस बात को भी देखा जाता है जिसको कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड या सेवा अभिलेख। सेवा अभिलेख के आधार पर भी इसमें प्रमोशन दिया जाए या प्रमोशन ना दिया जाए, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जब किसी भी व्यक्ति या कार्मिक को पदोन्नति देने के लिए केवल सेवा काल के कार्य या अनुभव को ही आधार नहीं, बल्कि उसके द्वारा निर्वहन की गई भूमिकाओं को, उसके कार्यों को, उसके उत्तरदायित्वों को, उसकी भूमिका को और संगठन के समक्ष आने वाली चुनौतियों को किस प्रकार से उसने हैंडल किया है, इस बात को देखा जाता है। तब उसे योग्यता आधारित पदोन्नति का सिद्धांत कहते हैं। योग्यता आधारित पदोन्नति के सिद्धांत के में अगर लाभ किया जाए तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ है कि यह गुणवत्ता या योग्यता को आधार बनाता है। यह गुणवत्ता और योग्यता को आधार बनाता है। इसमें संगठन में अभिप्रेरणा का कुशल संचार बना रहता है। यह पदोन्नति का वह मॉडल है जिसमें उम्र को आधार नहीं बनाया जाता, उम्र नहीं बल्कि इसमें कार्य को और उसकी भूमिका को आधार बनाया जाता है और इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके दोष को अगर आप देखते हैं तो आपको यह बात भी मालूम होगा कि योग्यता का कोई सुनिश्चित मानदंड, योग्यता का कोई एक मानदंड नहीं निर्धारित किया जा सकता है कि यह योग्यता का आधार है। और किसी भी कार्मिक ने पूर्व में अच्छा काम किया है, यह इस बात की गारंटी नहीं हो सकता है कि वह उच्च पद पर भी उतनी ही अच्छी प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जो इसका सबसे बड़ा दोष है, योग्यता के मूल्यांकन में हर समय इस बात की संभावना रहती है, इसमें भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार की संभावना और भ्रष्टाचार की संभावना का बना रहना भी इसके दोष के रूप में देखा जाता है। इसलिए इसको आलोचना के दृष्टि से देखा गया कि विभागाध्यक्ष ने अपने खास चहेते जो चापलूसी करने वाला कार्मिक है उसको उच्च पद पर पदोन्नत कर देता है, जबकि वास्तविक योग्यताधारी व्यक्ति बच जाता है। तो इस पद्धति को
इस दोष के रूप में भी देखा जाता है कि योग्यता आधारित भर्ती के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं होती हैं और इन चुनौतियों के कारण इसके अनेकानेक आधारों पर आलोचना की जाती है। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की संभावना रहती है और इसके अलावा इसमें उम्र को लेकर के भी जब कोई नया कार्मिक कोई यंग कार्मिक कम उम्र के कार्मिक का प्रमोशन होने पर, पदोन्नति हो जाने पर अधिक उम्र का कार्मिक उसका सहयोग नहीं करता है। इसलिए इसमें अहम भाव भी टकराता है। वो अधिक सेवा अनुभव देने वाले को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर अर्थहीन नियंत्रण संगठन ने स्थापित कर दिया है, इसलिए वह पूर्ण सहयोग अपने से कम उम्र के कार्मिक को नहीं करता है। ऐसी स्थिति में संगठन के समक्ष विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, आपने यहाँ पर इस बात को समझ लिया कि पदोन्नति के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक को कहा वरिष्ठता का सिद्धांत और दूसरे को कहा योग्यता का सिद्धांत। बट इन दो सिद्धांतों के अलावा एक दूसरा भी सिद्धांत है जिसमें वरिष्ठता एवं योग्यता का मिश्रण पाया जाता है। वरिष्ठता एवं योग्यता का मिश्रण का सिद्धांत, यह सिद्धांत भारत जैसे देश में लागू है जहाँ पर वरिष्ठता और योग्यता दोनों को एक साथ आधार बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिस पर पदोन्नति करने के लिए सेवा काल के अनुभव को भी देखते हैं और कुछ पद ऐसे भी होते हैं जहां पर पदोन्नति के लिए हम योग्यता का भी निर्धारण करते हैं या एक साथ वरिष्ठता और योग्यता दोनों को देख करके पदोन्नति की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। तो यहाँ पर इसको कहा गया कि पदोन्नति का दोनों ही सिद्धांत जहाँ पर पाया जाए वह सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में क्या पाया जाता है, तो वरिष्ठता और योग्यता दोनों ही सिद्धांत भारत में प्रचलित है, क्योंकि यह प्रभावी सिद्धांत है। सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत यह माना जाता है। यह सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत है। यह सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत माना जाता है। भारत में इसको अपनाया गया है। भारत ने इसको अपनाया है और यह सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत के रूप में माना जाता है। पदोन्नति करने वाला प्राधिकारी संबद्ध विभाग का प्रमुख होता है, परंतु उच्चतर पदों पर पदोन्नति लोक सेवा आयोग की सलाह पर की जाती है। पदोन्नति कौन करेगा? जो विभाग का उच्चाधिकारी होगा, लेकिन यह उच्चाधिकारी पदोन्नति करे इसके भी पूर्व लोक सेवा के द्वारा सिफारिश करने पर, लोक सेवा आयोग जब सिफारिश करता है तभी उसकी पदोन्नति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 33% सामान्यतः वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है और शेष पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है। शेष पर सीधी भर्ती के द्वारा कराया जाता है। इसको जैसे प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बातें यहाँ पर कहा गया। इसके साथ साथ भारत के संदर्भ में ARC की रिपोर्ट आई, जिसको कहते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सुधार के द्वारा यह रिपोर्ट आई। और जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने इस बात को कहा कि वरिष्ठता के साथ साथ निष्पादन को भी, कार्य निष्पादन को भी आधार बनाया जाना चाहिए।
कहा कि कार्य निष्पादन को इसमें आधार बनाया जाए, कार्य निष्पादन को इसमें आधार बनाया जाना चाहिए। इस बात का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि कार्य निष्पादन के साथ साथ इसमें गोपनीय रिपोर्ट के साथ साथ कार्य निष्पादन को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात भारत में वरिष्ठता और योग्यता के मिश्रण का सिद्धांत पाया जाता है और यह सिद्धांत एक प्रभावी सिद्धांत है, जिसमें पदोन्नति तो विभागाध्यक्ष के द्वारा की जाती है, परंतु इस पदोन्नति में लोक सेवा आयोग की सलाह प्रभावी मानी जाती है। देखिए, इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है और वह आर्टिकल है अनुच्छेद 311। इसे कहा जाता है कि यह लोक सेवकों को भारत में यह ब्यूरोक्रेट्स को सुरक्षा प्रदान करता है, उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। और इस आर्टिकल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातें कही गई, बट यहाँ पर एक बात आपको याद करना है कि पदोन्नति प्राप्त किए कर्मचारी को किसी भी उस अधिकारी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है जो उसे पदोन्नति करने वाले अधिकारी का अधीनस्थ हो। माने जिसको पदोन्नत किया गया है, पदोन्नति प्राप्त कार्मिक को उसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है जो पदोन्नत करने वाले कार्मिक के अधीन हो। पदोन्नति करने वाले उच्चाधिकारी का अधीनस्थ है। अगर पदोन्नति किसी उच्च अधिकारी के द्वारा किया गया तो यह पदोन्नति उससे निम्न अधिकारी के द्वारा उसको पद से हटाया नहीं जा सकता। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 में इस बात का प्रावधान किया गया। तो कहने का आशय यह है कि आर्टिकल 311 ब्यूरोक्रेसी को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। यह आवरण बन जाता है कि किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ अन्याय न होने पाए, पारदर्शिता के साथ उसकी पदोन्नति हो। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने अपने आज के इस क्लास में बात किया कि पदोन्नति क्या है, पदोन्नति का सामान्य अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है, पदोन्नति के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, पद, पदवी, वेतन, कार्यभार और उत्तरदायित्व में परिवर्तन होना, यह पदोन्नति में आता है। पदोन्नति का कौन सा प्रकार है, इस प्रकार में हमने आपसे 3 बातें किया, श्रेणी परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन और सेवा परिवर्तन की। इसके बाद बात हुई कि पदोन्नति के विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों में हमने आपसे जिक्र किया 3 सिद्धांतों का, जिसमें एक है वरिष्ठता आधारित सिद्धांत पदोन्नति का, दूसरा है उसमें योग्यता आधारित सिद्धांत पदोन्नति का, और तीसरा था वरिष्ठता और योग्यता आधारित सिद्धांत, जिसमें दोनों का मिश्रण पाया जाता है। कहने का आशय है कि कुछ पदों पर पदोन्नति जहाँ सेवा काल के अनुभव अर्थात वरिष्ठता को आधार मानकर किया जाता है, वहीं पर कुछ पदों पर नियुक्ति करने के लिए योग्यता या सीधी भर्ती को आधार बनाया जाता है। भारत में इसी पद्धति को अपनाया गया पदोन्नति के विषय में, और यह पद्धति वर्तमान में भी सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।